हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का, जिसका एग्ज़ाम जस्ट कुछ देर पहले हुआ है, उसके पेपर डिस्कशन अभी करेंगे। और अभी तो मैं फ़िलहाल आपको बहुत ही जल्दी में इनके आंसर समझा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। फिर कुछ समय बाद मैं सभी क्वेश्चंस का अलग अलग जो है प्रॉपर लिखकर, क्वेश्चन के ऑप्शन लिखकर आपको आंसर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, मे बी क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है। तो जो सेट मेरे पास अवेलेबल है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन अगर लिया है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हम जानते हैं Na2SO4 होता है, और उसने बेरियम क्लोराइड में इसको मिलाया। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो ये हो जाएगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, ये हम जानते हैं। इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना, तो उसका कलर और मॉलिक्यूलर फॉर्म आपको बताना है। तो NaCl तो सॉल्युबल होता है, यही है वो कंपाउंड BaSO4, और इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है ग्रे Ba2SO4, येलो Ba2SO4 होल ट्वाइस, वाइट BaSO4 और पिंक BaSO4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और वो होगा वाइट BaSO4, वाइट BaSO4। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड या ऑक्साइड्स इज या आर, क्योंकि 2 हो सकते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। एल्कली कौन बनाता है? ऑफ कोर्स ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। और एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, यही एल्कली बनाते हैं। तो ऑप्शन पहला इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नहीं मतलब 1 2 3 4 में, एक तो Na2O लिखा हुआ है, SO2, K2O और NO2। हम जानते हैं कि Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है जो एल्कली बनाएगा, और K2O जो कि बेसिक ऑक्साइड है जो एल्कली बनाएगा। तो फर्स्ट में Na2O है और थर्ड में K2O है। तो फर्स्ट और थर्ड से रिलेटेड हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप टिक लगा लेंगे। तो सेकंड में आपका आंसर हो गया ए। और मैं हिंट के लिए बता दूं कि ये Na2O एंड K2O होगा। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, तो ये PDF ही है मेरे पास, जो मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या इसमें आंसर किसका क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको आंसर सीखने के लिए पहले क्वेश्चन अपने पास रखो, ताकि जल्दी जल्दी आप सीख सकें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है, बच्चे का तो सही है यार, ये बच्चे ने दोनों सही किया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। एक डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पर मैं डायग्राम में देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स हैं। तो जैसे ही जिंक ग्रैनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मुझे दिखेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा ZnSO4 और प्लस H2, और ये रिएक्शन है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और कई बार लेक्चर में पढ़ाते वक्त जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि मैंने कई बार बोला है कि पॉप साउंड दिखे तो हाइड्रोजन है। इसमें 4 ऑप्शन हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लास्ट ऑप्शन डी जो है, हाइड्रोजन विच, अब चिड़िया में परेशान करिए, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। थर्ड का आंसर हो गया डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। 4 कह रहा है क्या, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है इनमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखता हूँ। 4 का ऑप्शन बी सही है। जो रिएक्शन है, अब पहले तो सोडियम और वाटर को लिख लो, क्या बनेगा, सोडियम
हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और ऑप्शन बी में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। एक बार आप चेक भी कर लेंगे। सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो फोर्थ का आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शंस, एक में तो ऑप्शन लिखा हुआ है, आपके पास पेपर होगा आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन लिखा होगा। फिर इसमें नेचुरल सोर्स है, उसमें ऑरेंज, सार मिल्क, एंड स्टिंग और टैमरिंड लिखा हुआ है। और एसिड प्रेजेंट में ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, एसिडिक एसिड। मैं कई बार बोलता था कोई भी एसिड जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो नहीं आएगा। अब बच्चा अगर बोलेगा सर ऑक्सैलिक एसिड आ गया तो भैया उसका काम भी नहीं है, वहाँ पर जिससे काम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए बहुत टफ अपने को नहीं करना था। चलिए, सो ऑप्शन 2 में सार मिल्क है, आप जानते हैं लैक्टिक एसिड होता है उसमें, तो ऑप्शन सही है वो। एंड स्टिंग चीटी करता है तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है एसिड बेस सॉल्ट में, वो आपका होता है मिथेनॉइक एसिड, उसका एक और नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो 2 और 3 से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 5th का भी सी है, जिस भी बच्चे का ये है उसका 5 का 5 आंसर अभी सही आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस गिव्स CO2 और H2O। ये रिएक्शन किसका है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2 H2O एनर्जी निकलता है, एनर्जी हीट निकलता है, हीट निकलता कहता है कौन सा ऑप्शन सही है? डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये भी इस बच्चे का आंसर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक रिएक्शन लिखा हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। ये थोड़ा सा समय लगेगा लिखने में इसको, तो मैं पूरा रिएक्शन पहले नोट कर देता हूं। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो पहले तो इसमें आप देखो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, किताब में मेंशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जो भी एजेंट हो, ये वो कहाँ पर होते हैं? हमेशा रिएक्टेंट साइड में होते हैं। तो उससे भी आपको हिंट मिल गया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि MnO2 में से, आप देखो MnO2 में से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। तो MnO2 में से ऑक्सीजन चला गया तो क्या हुआ? इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो HCl, एक बच्चे मैसेज आया बोल रहे हैं कि इट वॉज वेरी इजी। चलिए, अब HCl से जब यहाँ कंपेयर करेंगे, बताइए HCl है और यहाँ पहुँचिए Cl के पास, तो यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन चला गया, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ से यहाँ जा सकते थे। देखो Cl यहाँ एक क्या दिखाया आपने? ये ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए इसको ये लिखेंगे। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl जो है वो Cl2 पे ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुआ, सही बात है। ऑप्शन 1, इसमें 1 वाला तो सही होगा ही होगा। दूसरा कह रहा है कि MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। MnO2 बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया, दूसरा भी सही है जी, दूसरा भी सही। तीसरा क्या कह रहा है? MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnCl2 यहाँ पर कहाँ है भैया? अरे क्या मजाक कर रहे हो, उधर है भैया, कोई कारण ही नहीं बनता। अच्छा, 4th में क्या बोल रहे हैं? HCl एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 सही होगा, यानी कि अपना जो ऑप्शन है वो है सी, और बच्चे का ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स विच इज़ ट्रू फॉर द बेसिस। बेस के लिए इनमें से सही कौन सा है? तो पहला इसमें है कि ऑप्शन की बेसिस आर बिटर, सही बात है। और टर्न ब्लू लिटमस रेड, अरे ना हम तो क्लास में पढ़ाए थे कि रेड मतलब खतरा होता है, ठीक है। रेड मतलब खतरा होता है, मतलब कि एसिड की तरफ चले जाओ, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि बेस का pH 7 से कम होता है। क्या मजाक कर रहे हो यार, गलत है। बेसेस आर सार, क्या कुछ नहीं।
बेसेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन एडेड। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपको एक टेबल स्टडी करना है और बताना है कि जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है। टेबल आपके सामने होगा, तो वहाँ कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का आपको पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस लिखा हुआ है और सामने लिखा हुआ है कि उसका जो नेचर ऑफ सॉल्ट है वो कैसा होगा। तो सिंपल इसका थ्योरी क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके सॉल्ट बनाएगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड कमजोर है तो उसमें सॉल्ट में बेसिक नेचर होगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कमजोर है तो सॉल्ट में एसिडिक नेचर होगा। तो आप देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी, HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एसिड बेस अपने आप में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका सॉल्ट बेसिक कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 में आएंगे H2CO3 जो कि कमज़ोर एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में H2SO4 है और NaOH है, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो भी गलत लिखा हुआ है एसिडिक। लास्ट ऑप्शन में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि CH3COOH, देखो बहुत जल्दी आंसर देना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। CH3COOH एक वीक एसिड है और NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक नेचर सॉल्ट में होना चाहिए और बेसिक नेचर है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। और 9th में क्वेश्चन में भी इस बच्चे का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्या कह रहा है इसमें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, इस बात को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सही बात है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट और रिमेन सेम बिफोर, ये भी सही बात है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम, गलत बात है। मास कैन, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। देखो जब नॉट लग जाए तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेंसिटिव रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के नहीं होने पर कौन नहीं बनता है। तो ऑक्सीजन के होने पर कौन बनता है, थोड़ा सोचो। ऑक्सीजन के होने पर ये कह रहा है नॉट अवेलेबल, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ध्यान रखना बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन बनता है, CO2H2O, नॉर्मल कंडीशंस यही तो बनता है ना, यानी कि उसके नहीं होने पे CO2H2O नहीं बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CO2 एंड वाटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 कह रहा है क्या, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहला, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, भैया कहाँ से, सब में होता है, में होता है। ऑप्शन 2, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सही बात है, ये सही बात है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड थर्ड कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म और डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कहाँ से आ गया, सिंगल में टिश्यू कहाँ से आ गया, ऑप्शन 3 गलत है। 4, एंटायर सरफेस इज कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, एग्जैक्टली, सो ऑप्शन सी इसका सही है। 13th का ऑप्शन सी टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। प्लांट की बॉडी से इनमें से कौन सा वेस्ट के रूप में नहीं हटता। रेजिन गम हटता है, ड्राई लीव्स भी हटता है, एक्सेस वाटर भी हटता है, यूरिया इज आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए, क्या लिखा है इसमें, अच्छा, शोन इन द रोल ऑफ ए ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ए मतलब क्या है, अच्छा डायफ्राम, ए फोटो के अंदर ए है भाई, मैं देख नहीं पाए, चलो। तो डायफ्राम का क्या फंक्शन, देखो डायफ्राम का बड़ा सिंपल फंक्शन है, मैंने इसको क्लास में बताया हुआ है कई बार कि डायफ्राम जो होता है वो देखो यहाँ पर ऐसा होता है, सांस लिया ऐसा होता है, ठीक है। तो डायफ्राम नॉर्मली ऐसा रहता है, ऐसे एक्सपेंड होता है, ओके।
सो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम की बात नहीं होती, छोड़ दो उसको, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन 2, इट फ्लैटेंस एज वी इनहेल, फ्लैट तो होता है, ओके, फ्लैट होता है। ऑप्शन नंबर 3, इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल, इनहेल मतलब ये नीचे आएगा, रेज नहीं होगा, इनहेल में रेज नहीं होता है। और अब तो मतलब 3rd गलत हो गया। 4th में क्या कह रहा है कि इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। देखो रेस्टुरल वॉल्यूम जितना होता है उतना ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डायफ्राम को एक्सपेंड करके आप रेस्टुरल वॉल्यूम कुछ नहीं कर सकते। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द चेस्ट कैविटी, यानी वो सही है। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो इसका ऑप्शन ए होगा 15 का, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following conditions is true for the state of stomata of a green leaves as shown in the figure? तो पहला ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, क्योंकि स्टोमेटा ओपन है, यस, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो गार्ड सेल में गया होगा, तभी वो स्टोमेटा ओपन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, ओके। ऑप्शन सी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, नहीं, इसमें तो बंद हो जाएगा। ऑप्शन डी, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, कोई चांस ही नहीं है। गैसियस एक्सचेंज लार्ज अमाउंट में तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो आप देख रहे हो पोर्स को वो उतना ज़्यादा ओपन नहीं है। वैसे उससे ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जिससे कि स्टोमेटा ओपन है कम से कम, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो है 16 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका बी आपको कंफ्यूज करने के लिखा हो, उसको टिक लगाएंगे नहीं। 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? सोलर कुकर में होता है, क्योंकि वो रेज को कंसंट्रेट करता है। रियर व्यू ऑफ व्हीकल में आप जानते हो कॉन्वेक्स होता है, सेफ्टी मिरर में कॉन्वेक्स होता है, फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट बिल्डिंग कॉन्वेक्स होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 क्या कह रहा है? A student wants to obtain magnified image of an object। सामने लेंस बना हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, और उसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट का ए बी ऑन द स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ ए बी। देखो मैग्नीफाइड इमेज के लिए जो पहला कंडीशन है वो 2f1 पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज 2f2 पे बनेगा। मैग्निफिकेशन उसमें क्या होता है? -1, वो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि 2f1 से दूर है इमेज, तो 2f1 के जब बियॉन्ड होता है तो हमेशा इमेज छोटा बनता है ऑब्जेक्ट का, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि 2f1 से f1 पर अपना ऑब्जेक्ट है, और मैं को दोबारा पढ़ लूँ। विच ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन, तो ऑप्शन डी जो है वो फोकस पर है, तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर स्क्रीन पे तो नहीं मिलेगा। और ऑप्शन सी में 2f1 के थोड़ा अंदर है, तो 2f1 के अंदर है तो ऑफकोर्स उसके अगल बगल में ही कहीं पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो स्क्रीन पर बनने लायक। ऐसे मैग्नीफाइड इमेज डी पर भी है, क्योंकि जो फोकस का इमेज है बनता है इन्फिनिटी पर, लेकिन वो स्क्रीन पर बहुत दूर जाकर मिलेगा। स्क्रीन का मतलब होता है कि वो उसके आसपास रखा हो, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी 18 का जो है वो सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है कि अ डायग्राम इज शोन बिलो। तो कह रहा है इसमें से कौन सा, ये जो अरेंजमेंट है वो कौन सा ऑप्शन है। डायग्राम में आप देखोगे कि रेज जा रहे हैं और वो यहाँ से ऐसे दूर चले जा रहे हैं, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है। और डाइवर्ज कौन करवाता है? ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, कभी नहीं। ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, एग्जैक्टली वो कराता है, और चूंकि रेज उधर ही जा रहे हैं, रेज बैक नहीं हुआ, तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और डाइवर्जन भी हो रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, और बच्चे जिसने भी किया उसका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर passes through medium A of refractive index 1.50, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs the बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट? सबसे कम बेंडिंग कहाँ होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको
डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि पहले तो ये एयर हम मान लेते हैं, ये एयर है और एयर से लाइट पहुँचा है पहले कहाँ पर, passes through medium A of refractive index 1.50, a ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.50, मतलब कि ये एक मीडियम A है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है और फिर यहाँ से ये मीडियम B में आ जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और फिर ये एंड फाइनली enters a medium C of refractive index 2.42 और फिर ये C से जो है, फिर ये C से बाहर निकल जाता है, कहीं बाहर, यहाँ से एंटर हुआ होगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है कि कौन से इंटरफेस, कौन से मीडियम से मीडियम में आने में लाइट का बेंडिंग सबसे कम हुआ है। देखो सबसे कम तब होगा जब अंतर सबसे कम हो। तो आप देखो यहाँ एयर का तो 1 होता है और इसका 1.5 है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ का डिफरेंस आपका होगा 0.5 का। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, मतलब ए से बी में आने का डिफरेंस देखूँ तो ये 0.17 का आएगा, जो इससे काफ़ी कम है। अगर मैं बी टू सी की बात करूँ तो बी टू सी में ये डिफरेंस आप देखोगे ये 1.09 के आसपास का डिफरेंस है, तो ये भी ज़्यादा है। और फिर 2.42 के बाद की अगर बात करूं तो चूंकि एयर का 1 होता है तो वहाँ पर ये हो जाएगा 1.42 का डिफरेंस। तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस है वहाँ बेंडिंग सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए से लेके बी तक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 20। और अभी तक का मुझे लग रहा है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आया हुआ है, ऑप्शन बी। और ये 10th क्लास के लेवल से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। ओके, सो 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्कैट। देखो जब भी कभी नॉट लग जाए ना तो समझ लो कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि कंफ्यूज, देखो कंसेप्ट में आप नहीं परेशान होगे, हो सकता है कि आप ऑप्शंस में गलती कर जाओ, मे बी, इसलिए नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा हमें ध्यान से करना चाहिए था। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब जो गलत है इनडायरेक्टली। पहला कह रहा है कि कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो सही बात है ये तो। ऑप्शन 2, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ये भी सही बात है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन द एयर, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे नहीं होता। और मतलब ये गलत है। ऑप्शन डी, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर स्कैटर्ड, हाँ तो ऑप्शन सी इसका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी आप टिक लगाएंगे क्योंकि वही गलत है। 22 में आप देखेंगे एक कॉनकेव मिरर बना हुआ है और कह रहा है इसमें कि फॉर द डायग्राम शोन, जो डायग्राम बना हुआ है, मैं कई बार बोलता हूँ कि कई रूल नहीं पढ़ने आपको, सिंपल रूल पढ़ना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें कह रहा है कि फॉर द डायग्राम Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specification, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर जा चुका है, यानी कि F और P के बीच में, वो लास्ट वाला स्पेशल केस रे डायग्राम का ये है। तो कह रहा है मैग्निफिकेशन का साइन तो पक्का पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के हाइट के थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऊपर वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो it is positive and more than 1, so option B is correct। 22 का ऑप्शन B करेक्ट है। आते हैं 23rd पर। 23rd में कह रहा है कि a ray of light is incident as shown in the figure, मतलब कि मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा, इसमें ज़रूरी है। सो कुछ डायग्राम इस तरीके से है, नहीं सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, सॉरी नॉट इन दिस वे। पहले लाइट यहाँ पहुँचा, फिर थोड़ा बेंड हुआ, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से वापस चला गया। ओके, तो अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन ए इफ ए बी एंड सी आर द 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो तो ये 1 है, ये 1 है और ये 4 है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन एंगल का नाम लेते हैं, ये आपका है एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2 और ये एंगल है एंगल 3 और ये एंगल 4। अब देखो
यहाँ पर ये दोनों लाइंस तो पैरेलल होती हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 तो आपस में बराबर होगा डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन सी आप टिक लगा लेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 कह रहा है क्या, इन द गिवन डायग्राम बिलो एक इन्वर्टेड प्रिज्म बना हुआ है, एक्स एंड वाई, इन द गिवन डायग्राम बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी कि डायग्राम में बना देता हूँ तभी आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है और वाइट लाइट यहाँ से एंटर हो रहा और ये इधर गया और ये इधर बेंड हुआ और फिर ऐसे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो इसको प्रिज्म का उल्टा सोच लो ना, क्या दिक्कत है। तो एक्स और वाई जो है वो एंड कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। सो द कलर ऑफ वाई, तो ये वाई जो है वो कौन सा कलर दिखाए, देखो इसको उल्टा कर दो। सबसे कम बेंड कौन सा हुआ, सबसे कम बेंड कौन, वाई हुआ, तो रेड कलर का हो गया। तो कह रहा है कि द कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स। ऑफ कोर्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सब जिसकी बेंडिंग सबसे कम होती है वो रेड होता है। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन सेक्शन बी में आ चुका है और इसमें ऑप्शंस हैं कि आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आपको सारे ही करा रहा हूँ, जो आपने किया उसको मैच कर लेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब कि हीट की वजह से टूट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है H2O का, H2 और O2 में टूटना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है AgBr का Ag और Br2 में टूटना, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी AgCl, ये भी फोटोलाइटिक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है CaCO3 का टूटना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, बता दिया मैंने एक्स्ट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि आपको लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर और डाइल्यूट एसिटिक एसिड का pH लिखा हुआ है। तो कह रहा है किसमें H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें उतना ही H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो आई थिंक गैस्ट्रिक जूस जो 1.2 है उसमें सबसे ज़्यादा H+ होगा, तो पहले 2 नंबर आएगा। आप तो सिर्फ ये करो कि जिसका pH सबसे कम है ना वहाँ से उसको अरेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले आप लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस यानी ऑप्शन नंबर 2, देन आप लिखेंगे उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, लेमन जूस ऑप्शन नंबर 1, देन डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर 4, तो उसमें 4 एंड देन 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 का ऑप्शन सी है, मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। इट इज़ 2 > 1 > 4 > 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं 27। इसमें कह रहा है क्या कि आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन है। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक अलग जगह रखा हुआ है और कुछ कंपाउंड है जिसको कि डाइल्यूट HCl उसमें ऐड किया गया। तो ऑफकोर्स कोई गैस बाहर निकला होगा और उस गैस को चेक करने के लिए जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा आपको मिलेगा, तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 से मिलकर लाइम वाटर में वही कैल्शियम वाटर उसको मिल्की कर देता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है, तो आप ऑप्शन डी को सही कर लेंगे, लाइम वाटर मिल्की जो लिखा है। 28 पर आते हैं। 28 कह रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली डेपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। CaCl2 को इनमें से कौन सही से दिखाता है। तो आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में कैल्शियम 2+ और क्लोरीन 2- लिखा हुआ है और दूसरे में कैल्शियम 2+ और क्लोरीन में जो 2 है वो नीचे लिखा हुआ है। वो ऑप्शन थोड़ा गलत है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आप डाउट कहाँ रखेंगे। एक तो कैल्शियम +2 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है उसमें 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 जहाँ भी लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस लिखा है तो गलती है, यहाँ -2 होना चाहिए तो सही होता। और दूसरे में 2 अलग है, माइनस अलग है, कहीं 2 अलग है। तो मेन क्या है कि जहाँ पर 2- और 2+ सामने सामने लिखो वही ऑप्शन सही होता है। तो इसका ऑप्शन 28 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ओके 28 करते हैं। 28 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको CaCl2 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है लोकेट करना है। तो आपके सामने 4 डायग्राम बने हुए हैं। इन 4 डायग्राम में पहले डायग्राम में Ca को +2 रखा गया है और Cl को -2 रखा, जो गलत है। Cl कभी -2 नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में आप देखेंगे
कि कैल्शियम 2+ है और दूसरे में कैल्शियम 2 को काफ़ी लोकेशन उसका गलत है, तो बी में भी लोकेशन गलत है, डी में भी लोकेशन गलत है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो 28 का आप ऑप्शन सी टिक कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्या कह रहा है कि द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करेगा? NaCl और कॉपर बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि सॉरी कॉपर शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो NaCl में से कोई भी डिस्प्लेसमेंट कर सके, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा AgNO3 और कॉपर, सिल्वर कॉपर काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कोई नियम मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर जो कौन है आगे आओ, तो कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यस कॉपर डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। और थर्ड पर आते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का आलू जरा तो यानी माली मतलब Mg, तो Mg जो है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है Al से, तो थर्ड वाला भी करेगा, तो इसका ऑप्शन 2 एंड थर्ड है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ब्लीचिंग पाउडर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वॉशिंग सोडा में होता है, बेकिंग सोडा में भी नहीं होता, और POP में भी होता है, तो इसका ऑप्शन 1 और 4 से मिलता जुलता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 30 का ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। क्वेश्चन 31 पर आते हैं। 31 क्या कह रहा है? अब एसर्सन आ गया, एसर्सन को काफ़ी ध्यान से हमें करना चाहिए था। देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों ही सही बात है और दोनों ही एक दूसरे का सही आंसर भी है। तो 31 का आंसर जो है वो ए होगा, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आ गए। 32 में क्या होगा? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं उसमें से हीट बाहर निकलता है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 कह रहा है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है? सॉइल इज द नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल, ये भी सही बात है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, वहाँ पर अगर आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और उसमें बिकॉज लगा के आप इसको सेट करके देखो, तो आपको कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, तो इसका ऑप्शन बी ही सही है। 33 का ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं 34 पर। 34 कह रहा है कि सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सही बात है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज, नहीं, गलत हो गया ये, यानी कि 34 का ऑप्शन सी होगा। हम आते हैं 35 पर। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, सही बात है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम, ये भी सही बात है, यानी उसका कारण भी है। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जो कि सही है। आते हैं क्वेश्चन 36 पर। 36 क्या कह रहा है कि ये स्टार्च टेस्ट का बेसिकली बहुत पुराना थ्योरी है, आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 7-8 में। तो स्टार्च टेस्ट को लेके एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो स्टार्च अगर उसमें बनेगा तो वहाँ से हम देख सकते हैं। तो बोथ प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days, ये सही बात है, पहले तो वही करते हैं। फिर कह रहा है कि बॉटम, तो रॉन्गली वर्डेड स्टेप इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी कह रहा है बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड, हाँ एयर टाइट, क्योंकि उसमें CO2 नहीं जाना चाहिए, ये भी इसका सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द, केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट के बाद सनलाइट में रख के क्या करो, कोई फायदा नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत है, यानी कि अभी तो सही वही है। 37 पर चलते हैं। कह रहा है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल्स, फिश और ह्यूमन बीइंग का लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दोनों मैच करती है? तो ऑप्शन ए में देखोगे आप कि बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली, गलत है क्योंकि एक में बाहर होता है। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, यही इसका सही आंसर है। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज,
कह रहे हैं ना कि ऑब्जर्व ए एंड बी, दोनों को ऑब्जर्व कीजिए और कह रहे हैं कि सेलेक्ट वन कैरेक्टर जो दोनों के लिए सही हो, ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, यानी कि फिश के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, एल्वेलाई के लिए भी। तो पहला कह रहा है कि बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली, गिल्स तो बाहर है। दूसरा बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट, ये सही है। बोथ आर पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स टू कंजर्व एनर्जी, ये गलत है। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी मेन जो है ना, थिन एंड मॉइस्ट सरफेस होना बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन बी इज कॉमन, जो आप जानते हैं वो टिक लगाइए। 38 केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन्स एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। जब एक्सहेल करेंगे तो परसेंटेज ऑफ CO2 ज़्यादा होगा एक्सहेल में। ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन सी आप देखेंगे सही है, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ CO2 एक्सहेल में ज़्यादा है 39। इफ अ लेंस कैन कन्वर्स द सन रेज एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर, यानी उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है 20, और कन्वर्स है तो फोकल लेंथ सामने होगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो कह रहा है पावर क्या होगा, पावर क्या होता है, इट इज़ 100/f, है ना, तो यानी 20 हो गया, यानी +5 डायरेक्टर इज द आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है 39 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है क्या, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, जिससे कि उसका वर्चुअल इमेज बन जाए। यानी कि वर्चुअल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके बीच में, यानी कि इस बीच में कहीं पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन्फिनिटी, बिल्कुल गलत, 30 नहीं, बिटवीन 0 and 15, क्योंकि फोकल लेंथ जो है उसके और P के बीच का डिस्टेंस इसमें रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये इसका आंसर होगा 0 से 15 के बीच, यानी ऑप्शन डी, 40 का ऑप्शन डी करेक्ट है। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन जल्दी अपलोड कर दूंगा एक एक एक्सप्लेन करके। अभी मैं जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सिर्फ आंसर मैच कर सकें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियर इज मोर एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन टाइगर। रीजन क्या है इसका, मोड बिल्कुल नहीं, टाइप ऑफ फूड, एग्जैक्टली टाइप ऑफ फूड, कैसा खाना खा रहे हैं, है ना। तो 41 का ऑप्शन बी होगा, 41 का ऑप्शन होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कि अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 times मैग्नीफाइड है तो उसका m क्या हो गया, उसका m3 हो गया। और कह रहा है उसको आप स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं, यानी m पक्का क्या रहा होगा, उसका m रहा होगा -3 रहा होगा, ठीक। चलिए फिर कह रहा है विच कैन बी टेकन स्क्रीन इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30, तो उसका फोकल लेंथ दे रखा है कितना 30, तो 30 पॉजिटिव का होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है उसका इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है v/u लेंस के लिए, तो हो जाएगा v/u हो जाएगा। तो m कितना है -3 और v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू u और -u, तो v आपको कितना मिलेगा, v इक्वल्स टू 3u मिलेगा, क्योंकि इमेज को हम क्या माइनस में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो v अपना आ गया कितना 3u के बराबर। अब देखो आगे लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। चलिए v को रिप्लेस कर सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। u को तो फाइंड करना, u को u रहने दो, इक्वल्स टू 1/f। f कितना है 30, तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 3u हो जाएगा। 3u का u से इसका क्या 1 माइनस यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, और इक्वल्स टू 1/30। तो इसको सॉल्व कर लो तो इट विल बी 3 2। नहीं एक मिनट रुकना, शायद कुछ मिस हुआ है, रुकना। m की जो वैल्यू है u को नहीं, u को यहाँ पे u रहने, u अब निकालना है ना, सो यू विल नॉट राइट u क्या है, ओके। सो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा -3, सो पुट माइनस ओवर देयर, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 3u, और दिस विल बी 13/4, u विल बी -40, ओके। तो u पता नहीं है ना, तो u को हमने u रहने दिया यहाँ पर, u को
क्योंकि m पता था, क्योंकि रियल इमेज बोल रहा है इसलिए हमने इसको माइनस रखा, और u के बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए हमने u को u ही रहने दिया और सॉल्व कर लिया। तो इसका ऑप्शन -40 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 43 का ऑप्शन डी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 के पास। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी गलत, विद द रेफरेंस ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट है सी पर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये नॉट ट्रू में अगर हम चलो सारे पढ़, पहला ऑप्शन क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो सी का इमेज सी पे बनेगा, ये सही स्टेटमेंट है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज तो नहीं बनेगा क्योंकि सी का इमेज सी पर ही बनता है, तो इनलार्ज तो नहीं बनेगा। सो यही जो है वो गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो 45 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रिफ्रैक्शन का सीक्वेंस है, उसमें 3 मीडियम है N1 N2 N3। मैं बना के बता देता हूँ। जैसे ये 3 सीरीज़ में बना हुआ है। दिस इज़ N1 एक मीडियम है, और ये N2 है, और एक N3 है। ओके, और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये मीडियम 3 है। लाइट यहाँ से स्ट्राइक हुआ, सीधा आया, और ये एंगल थोड़ा जूम करूँ इसको, ये एंगल θ1 है, ये रेफरेंस लाइन है। दिस एंगल इज θ1 एंड ये थोड़ा सा बेंड हुआ है शायद, यहाँ थोड़ा सा बेंड हुआ है बिकॉज एंगल इज डिफरेंट। दिस इज θ2 और यहाँ एक अलग रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से जो है वो और बेंड हो गया, सो इट इज़ θ3 और बेंड हो गया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इन द डायग्राम शोन N1 N2 N3 are the reflective indexes of the media 1 to 3. Which one of the following is true in this case? पहला N1 N2 बराबर है, अगर N1 N2 बराबर होते तो ये बेंडिंग होता ही नहीं, सीधा आता, तो गलत है। डी कह रहा है कि N1 is greater than N2, मतलब ये जो है वो डेंसर है और ये रेयरर है। अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता तो ये लाइट का बेंडिंग थोड़ा बढ़ता, कम नहीं होता। तो ये भी जो है वो गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि N2 बड़ा है N3 से, N2 बड़ा है N3 से, यानी कि जो सेकेंड मीडियम है ये ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी तो है, हाँ ये ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू थर्ड के। तो ये डेंस है, रेयर में आता तो और बेंड करता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी N3 इज़ ग्रेटर दैन N1, N3 जो है वो ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू N1। यस, क्योंकि वो आप देखो कि तो ये रेज को लगातार बेंड ही कर रहा है, सो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 45 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज़ 1.5 और मीडियम बी का 1.33। ये तो याद ही होना चाहिए आपको आंसर। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? जिसका 1.5 है उसमें 2 होगा, और जिसका 1.33 है उसका 2.25 होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये तो ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि एच ओ जो है 47 नोट कर लेते हैं। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लाइन के ऊपर होता है, प्लस भी आप रखोगे इसको। इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि वो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, और उसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि u क्या हो जाएगा? u विल बी -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 30, यानी कि f जो है मिरर का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, आप जानते होंगे। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? देखो इमेज का हाइट निकालना है तो क्या करोगे आप? पहले तो उसका मैग्नीफिकेशन निकालो तो काम ईजी हो जाएगा। तो इमेज का हाइट निकालने के लिए आपको h ऑफ i चाहिए, तो उससे पहले हम क्या करें? v निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लेते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, इसलिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस ऑफ 1/u हो जाएगा। तो 1/f, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना है? 1/10 माइनस ऑफ 1/u माइनस 30 हो गया, प्लस का 30 क्योंकि प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 30 और 10 का हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4/30। सो इट विल बी v इज इक्वल्स टू 30
4। तो आपको v मिल गया, u आपको पहले से पता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ माइनस ऑफ v अपॉन u। तो और इधर भी आप चाहो तो मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज़ माइनस v, सो माइनस ऑफ v कितना है इसमें 30/4, सो 30/4 एंड डिवाइडेड बाई u कितना है -30, सो डिवाइडेड बाई -30। तो आप इसको डिवाइड बाई -30 अपॉन 1 लिख सकते हो। तो हो जाएगा -30/4 इंटू -1/30, सो 30 इज कैंसिल्ड एंड माइनस कैंसिल, सो HI अपॉन HO 1/4 आ गया। और HI कितना है क्वेश्चन में अपने को निकालना है, तो HI अपॉन HO इज़ 4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको हाइट ऑफ इमेज क्या मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। और आप देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी करेक्ट है 47 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 ml ऑफ टैप वाटर वॉज टेकन इन अ बीकर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द वाटर। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर pH का ग्राफ लिखा, देखो pH आपको पता है कि जैसे ही हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो उसका pH लेवल ड्रॉप करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पावर कम होता जाएगा, हाइड्रोजन आयंस में घटते जाएंगे तो उसका pH जो है वो ड्रॉप करेगा। ओके, तो इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक, गलत है। दूसरा द pH ऑफ सॉल्यूशन गलत है, इंक्रीजेस। और थर्ड क्या कह रहा है 3 and 4, थर्ड है pH डिक्रीज, करेक्ट। pH ऑफ टैप वाटर 7 होता है, यस बिकॉज इट इज न्यूट्रल, सो ऑप्शन 3 and 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है 48 इसका आपका थर्ड और फोर्थ सेट सही है, यानी कि 48 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 49 पर। 49 क्या कह रहा है कि सेक्शन सी में आ चुके हैं हम लोग। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है 49 क्वेश्चन के लिए हमें एक केस बेस पढ़ना पड़ेगा। और वो है कि एक स्टूडेंट है जिसने कि PQRS 4 PQR एंड S 4 मेटल्स उसने लिए हैं और उसने एक्सपेरिमेंट किया है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, जिसमें कह रहा है कि ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विथ नाइफ एक्सेप्ट R के अलावा सबको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि R पक्का सोडियम या पोटेशियम में से कोई एक होगा। ओके, फिर कह रहा है कि मेटल P कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3 टू फॉर्म ऑक्सीजन M2O3। अब मेटल P कंबाइंड भाई P2O3 लिखो ना यार, M2O3 क्यों लिखो, अच्छा सॉरी M फॉर मेटल, ओके। मेटल O3 विच रिएक्टेड विथ बोथ एसिड एंड बेस, वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। जानते हो आप कौन था वो, इट इज़ एल्यूमिनियम, राइट, या जिंक, कोई भी हो सकता है। थर्ड डेटा है कि रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के रिएक्शन में क्या क्या हुआ, जो P है वो वाटर से रिएक्ट किया ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन स्टीम से रिएक्ट कर गया। आयरन होगा या एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम होगा ही क्योंकि आयरन की बात नहीं हो रही। ऑप्शन क्यू में क्या बोल रहा है, रिएक्टेड विथ हॉट वाटर और फ्लोट करना शुरू किया। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर है, तो मैं थोड़ा हिंट लिख लूँ कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन P जो है उसमें तो अभी के हिसाब से जो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करे वो एल्युमिनियम होगा, जो मुझे अभी यहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वो उधर एम्फोटेरिक बना रहा है, आयरन एम्फोटेरिक नहीं बना था, राइट। स्टीम से आयरन और एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं, जिसमें कि आयरन जो है वो एम्फोटेरिक नहीं होता। तो ऑप्शन P मुझे एल्युमिनियम लग रहा है। ऑप्शन Q जो है वो कह रहा है कि फ्लोट करता है और हॉट वाटर से, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। और R जो है R वो कह रहा है वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, तो लक्षण लग रहे हैं ऊपर इसके, या तो ये सोडियम होगा या पोटेशियम, आई डोंट नो क्या होगा, बट दोनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन S डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, कोई होगा जो वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। आते हैं क्वेश्चन पर। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड इन केरोसिन, कौन सा है वो, ऑफकोर्स R है, क्योंकि उसी को हम केरोसिन में स्टोर करेंगे। तो उसका 49 जो क्वेश्चन है, 49 का जो पहला 49 सॉरी नॉट 49 ओनली, रुको 49, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आते हैं 50 पर। आउट ऑफ विच मेटल Q होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन D करेक्ट है आपका। 51 पर आइए। 51 क्या बोल रहा है, द मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये पहले बात हो चुकी है, P कौन है नहीं पता लेकिन P होगा। 52 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पावरफुल कौन होगा, R होगा, सॉरी R होगा, और R सबसे पावरफुल एक ही जगह है, यानी ऑप्शन C। चलिए आते हैं 53 के लिए। एक और केस बेस लिखा हुआ है,
क्या लिखा है उसमें, डायलिसिंग, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डायलिसिस वगैरह लिखा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द हेमियो डायलाइजर जो मशीन है हैज़ अ सेमी परमेबल लाइनिंग ऑफ ट्यूबल्स, जो क्या करता है, पहला टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, दूसरा टू फिल्टर नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग सॉल्यूशन, डायलिसिंग सॉल्यूशन से नाइट्रोजनियस वेस्ट फिल्टर नहीं करता। सी में इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन, यस इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन, डायलिसिंग सॉल्यूशन में वेस्ट प्रोडक्ट को भेजने में हेल्प करता है। टू पंप प्यूरिफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन, ये मशीन का तो इसका 53 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 54 पर, तो 54 में क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, पढ़ लूँ एक बार। पहला टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, बिल्कुल है। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड, टू रीएब्जॉर्ब, यस रीएब्जॉर्प्शन वहाँ नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 55। द यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, जो निकाला वही तो होगा, यानी कि यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका। 56 पर आ जाएं, तो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबल्स। याद है अब कितना पढ़ लिया था उसमें, बताओ कितना कुछ पढ़ लिया था उसमें, ट्यूबल्स ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और 57 पर आ जाएं, तो 57 में क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी, लेंसेज सॉरी एक केस बेस है, पढ़ लेते हैं उसको। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि दो लेंस होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, द लेंस L1 को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है सब बढ़िया। दूसरा जो है उसको आई पीस बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब अपना अपना है। द आई पीस फंक्शन लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वो एक फाइनल इमेज बना के देता है आपको, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इन लार्ज एंड वर्चुअल। ओके, सो पहला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2, और आप जानते हैं कि दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, कॉन्वेक्स होना पड़ेगा, तभी तो बड़ा इमेज दिखाएगा। सो 57 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58, what is the value and sign of magnification according to the Cartesian system of the image formed by L1। देखो L1 का पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, which consists to L1 L2, the lens L1 is called objective, ऊपर लिखा हुआ है कि forms the real inverted and magnified image, real भी है, inverted भी है, magnified भी है। तो real है तो उसका जो magnification है वो माइनस में होगा, तो वैल्यू है नेगेटिव यानी लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन ए और सी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो साइन है, एक मिनट, वैल्यू सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, चूँकि वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है और रियल इमेज है तो उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज का साइन नेगेटिव होता है उसका मैग्नीफिकेशन में, तो साइन उसका नेगेटिव होगा और उसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। सो 58 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 59 चेक कर लेते हैं, एक और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू L2। अब L2 देखो एक बार क्या है, L2 क्या करता है, कहाँ गया L2 इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ा इमेज बनाता है, वर्चुअल और बड़ा, सुनो वर्चुअल इमेज और बड़ा इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या, उसका साइन पॉजिटिव होगा और बड़ा मतलब जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो 59 का ऑप्शन बी का क्वेश्चन नंबर 60। तो कह रहा है कि इसमें जो पावर ऑफ आई पीस है वो कह रहा है +5 डायोप्टर्स, और वो जो इमेज बनाता है वो 80 सेंटीमीटर बनाता है। देखो इस क्वेश्चन के लिए ना क्या होगा कि आपको ना थोड़ा सा इसका रे डायग्राम आना चाहिए। देखो ऑप्शन छोड़ने को दिया था उन्होंने, तो आप छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कर रहे हो ना तो यू शुड नो द रे डायग्राम, ठीक है। ये आई पीस होता है और ये ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसको देखते हो इस तरीके से तो क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट का इमेज इसने बनाया और फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसने बनाया फाइनली, राइट, और ये इसके फोकल लेंथ के पास में होता है, तो उसका इमेज इधर ही बनता है। जो इसने जो इमेज बनाया ना, फाइनल में जो बनाता है वो इधर ही बनता है। याद है वो किसी मिरर के
किसी कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आओ तो इमेज यहाँ बनता है, बड़ा वाला इमेज बनता है वर्चुअल। तो ये वही केस होता है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो इस क्वेश्चन में जो पावर लिखा हुआ है कितना, +5 डायोप्टर्स, उससे आप क्या निकालोगे, पहले इसका फोकल निकालोगे। अभी कहीं क्वेश्चन में किया था हमने, तो +20 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखा है इमेज। तो देखो इमेज जो है ना, जो 80 पे कह रहा है, तो 80 मतलब क्या, यहाँ पीछे है वो, है ना। 80 कितना है, माइनस में लिखेंगे उसको हम, -80 सेंटीमीटर लिखेंगे। और देन क्या कह रहा है कि इमेज हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यू कहाँ होगा। तो हम जानते हैं कि 1/v -1/u = 1/f होता है। तो हमें u चाहिए तो हो जाएगा 1/v - 1/f = 1/u हो जाएगा। तो व्हाट इज़ 1/u, तो 1/v देखो ये तो -80 है, -1/f कितना है, 20 है, = -u हो जाएगा। एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा इसका, माइनस ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 80 का क्या हो जाएगा, -1 - 4 = 1/u। तो आप देखो u कितना आ जाएगा अपना, u = -16, राइट। सो यू विल बी 16। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से अपना सभी जो आंसर्स है वो हो चुका है, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिएगा और जो भी आपका सही आंसर हो उसका स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आप कर सकें तो करिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।